वेलकम स्टूडेंट्स। बहुत सी जगहों पर अब लोगों के स्कूल भी खुल रहे हैं और अब आपकी एजुकेशन थोड़ा सिलेबस थोड़ी स्पीड से आगे बढ़ेगा। आइए हम भी उस तरह चलेंगे जिस तरह मैंने पहले बात करी थी। कुछ लोगों ने कहा था कि घूर्णन गति मतलब रोटेशनल डायनामिक्स, हिंदी में घूर्णन गति कहा जाता है और अंग्रेजी में रोटेशनल डायनामिक्स कहा जाता है। ये आपकी एनसीईआरटी का 7वां चैप्टर है, 7वां अध्याय है। उसके कुछ प्रश्न लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आशा है आप इन प्रश्नों को ठीक से समझेंगे। यदि आवश्यकता होगी, जैसा आप कहेंगे, तो मैं घूर्णन गति के थ्योरी पर भी एक दूंगा उसके, लेकिन मुझे कहा गया है पहले आप न्यूमेरिकल्स में बता दीजिए। देखिए, पहला सवाल आपके सामने जो हमें करना है वो है एनसीईआरटी का 7वें अध्याय का 8वां क्वेश्चन, एनसीईआरटी 7.8। मैं अपनी भाषा को थोड़ा हिंदी के साथ भी जोड़ता चलूंगा, क्योंकि हमारे बहुत से हिंदी भाषी व्यक्तियों का कहना है कि सर आप हमारे को हिंदी में भी दे दीजिए, क्योंकि हिंदी की टर्म्स हमें दे दीजिए। पूर्ण हिंदी पर मैं शायद नहीं बना पाऊंगा उतना अच्छा, इसलिए जो पूर्ण हिंदी वाले हैं वो भी इसको समझे। मैं आपको हिंदी के टर्म्स देता रहूंगा ताकि आप उसको आराम से समझ सके। देखिए, प्रश्न देख लीजिए। आप यहां पर प्रश्न देख सकते हैं, हिंदी की एनसीईआरटी में देख सकते हैं। दोनों में जो लिखा है मैं उस पर बात कर रहा हूं। 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके आप लोग आराम से इस प्रश्न को पढ़ लीजिए। उम्मीद है आपने प्रश्न पढ़ लिया होगा। पहली लाइन क्या है? नॉन यूनिफॉर्म बार। जब भी आपको एक शब्द मिलता है यूनिफॉर्म बार, उसका क्या मतलब होता है? उसकी मोटाई, लंबाई, थिकनेस कहिए, लेंथ कहिए, ब्रेड्थ कहिए, डेंसिटी कहिए, एरिया कहिए, जो भी है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब उसकी लंबाई साथ जा रही है, मोटाई भी बदल नहीं रही है, समतल बनी हुई सारी चीज, ये कहलाती है यूनिफॉर्म बार। और यूनिफॉर्म चीज का सेंटर ऑफ मास, समझ रहे हैं आप? सेंटर ऑफ मास यूनिफॉर्म बॉडी का जो होता है वो उस बॉडी के ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होता है। तो इसलिए उसको हम लोग सेंटर से ही देखते हैं, मतलब जो भी उसका होगा। अब यहां पर इसने आपको क्या कह दिया? इसने आपसे कह दिया कि हम सेंटर ऑफ मास यूनिफॉर्म क्यों नहीं है, इसकी वजह से सेंटर ऑफ मास इस समय, आप ये समझिए, बिल्कुल बीचों बीच नहीं है। ठीक है? इसका सेंटर ऑफ मास को आप लोग हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान केंद्र। द्रव्यमान केंद्र आपका बिल्कुल बीचों बीच नहीं है, क्योंकि यदि द्रव्यमान केंद्र बिल्कुल बीचों बीच में, सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीचों बीच में होता, तो ये डब्ल्यू वाली लाइन 2 मीटर के 1 मीटर की दूरी पर होता, माने इसके मिड पॉइंट पर होता। लेकिन आप देख सकते हैं एक साइड को थोड़ा जगह हिली हुई है। ठीक, पहली बात। अब 2 रस्सियां लगी हुई हैं, इसमें 2 रोप्स हैं, उनका एंगल दे रखा है आपको, कोण दिया जा चुका है। अब आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। देखिए, जब हम अब से पहले लीनियर फोर्सेस में, मतलब जब आपने न्यूटन के नियम पढ़े थे, जब आपने बल के विषय में पढ़ा, माने फोर्स के बारे में पढ़ा, उस समय जब आपने मोमेंटम के बारे में पढ़ा, मतलब संवेग के बारे में पढ़ा, उस समय जो आपने फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, उसमें आपने सिर्फ फोर्सेस को ध्यान में लिया, क्योंकि हर प्रकार के बल को ही आपने लिया। अब यहां पर रोटेशन में क्या है? आपको कई बार टॉर्क यानी आघूर्ण, टॉर्क को आप हिंदी में क्या कहते हैं? आघूर्ण। तो टॉर्क की वो भी लेना पड़ सकता है। आइए सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, आराम से देखते चलिएगा। ये देखिए, एक हमारे पास हमने एक लाइन खींच ली, ये हमारे पास एक W मास का, इसका द्रव्यमान W है, अब वेट इसका वजन W है। अब एक रस्सी इस तरह है, एक रस्सी इस तरह, दोनों के मुझे कोण मालूम है। इसमें मैंने टेंशन T1 बता दिया और इसका कोण
इसका एंगल हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री है, माने क्षैतिज से इसका कोण 37 डिग्री है। क्यों 37? कहां से आया? 90 माइनस 53, 90 माइनस 53 विल गिव यू 37। अदर केस वी टेक T2 एंगल 53, ये 53 53 कहां से आया? 90 में से हमने 37 माइनस कर दिया। मैंने अपने लिए 53.1 53.1 को 53 ले लिया और 36.9 मैंने 36.9 को मैंने 37 मान लिया, क्योंकि उसी की वैल्यू हमें मालूम है। अब आइए, इसके एक दूर जगह पर हमारे पास द्रव्यमान केंद्र सेंटर ऑफ मास है, जो ये पॉइंट है। अब क्योंकि दूरी हमको एक जगह से d बता दी गई है, आपको एक कोने से दूरी d पहले ही दे दी गई है, तो द्रव्यमान की दूरी दूसरी जगह से 2 माइनस d हो जाएगी। यहां तक मुझे लगता है आपको बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अब देखिए, पहली बात, ये पूरा जो बार है, नॉन यूनिफॉर्म बार जो बताया गया है, ये न दाएं जा रहा है न बाएं जा रहा है, माने न राइट जा रहा है न लेफ्ट जा रहा है। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल तरीके से, माने क्षैतिज जो बल लगेगा इस पर, उसका रिजल्टेंट 0 होना चाहिए। इसका मतलब जितना राइट साइड पर लगेगा उतना लेफ्ट साइड पर लगेगा, जितना दाईं तरफ लगेगा उतना ही बाईं तरफ लगेगा। तो मुझे T1 cos 37 शुड बी T1 cos 37 T2 cos 53 के बराबर होना चाहिए, T2 cos 53 के बराबर होना चाहिए, राइट। इससे हमको पता है cos 37 की वैल्यू 4/5 होती है, 3/5 होती है, cos 53 की वैल्यू 4/5 होती है। हमने सबसे पहले इन्हीं वैल्यूज को इसमें डाल देना है। और cos 37 4/5, cos 53 3/5, हाँ जी मैंने गलत बता दिया, cos 37 4/5, cos 53 3/5। हमने वैल्यूज को पुट कर दिया। cos 37 0.8 होता है और cos 53 3/5 होता है। आप इसको याद रखिएगा, मैं आपको बताऊं, कभी भी गलती मत कीजिए। जो 3 4 5 3 4 5 इसका पाइथागोरियन ट्रायंगल जो बनता है, जो हमारे पास बनेगा, त्रिभुज बनता है जिसमें 3 4 5 की लंबाई हो, उसमें एक एंगल हमारा 37 और एक 53 होता है, और ये फिजिक्स में बहुत अधिक काम आता है। हमने सबसे पहला निकाल लिया, T1 बटे T2 की वैल्यू 3/4 आ गई। अब हमें इसकी वैल्यू वेट नहीं पता, क्योंकि अगर हमें वेट पता होता, W दिया जाता, तो हम T1 प्लस T2 इसकी वैल्यू निकाल सकते थे W के बराबर। लेकिन ध्यान रखो, हमें कहा यहां पर W नहीं निकालना है, हमारा काम क्या है, D निकालना। मतलब द्रव्यमान केंद्र अथवा सेंटर ऑफ मास कितना दूर है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हमें किसी भी, हम W वाले पॉइंट के ऊपर, अब देखिए, हमें किसी भी स्थिति पर हमें इसका आघूर्ण निकालना है। अब हम इसके टॉर्क को निकाल कर काम कर सकते हैं, टॉर्क को निकाल करके, क्योंकि आपको पता है ये जो सिस्टम रखा हुआ है ये लीनियरली इक्विलिब्रियम में भी है और रोटेशनली भी इक्विलिब्रियम में है। तो इस वजह से इसको अपने इस्तेमाल करना है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए आप टॉर्क लगाएंगे। अब टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट लगाएं? देखिए, मेरे पास टॉर्क के कई पॉइंट हैं। आप जहां पर T2 बंधी हुई है रस्सी नीचे, उस पॉइंट पर बना सकते हैं, मतलब इस पॉइंट पर भी बना सकते हैं। अगर आप देखें ध्यान से तो आप इस पॉइंट पर टॉर्क निकाल सकते हैं, आप इस पर भी निकाल सकते हैं। लेकिन इन दोनों टॉर्क लगाने में एक तकलीफ ये आ जाएगी कि W की वजह से जो इस रॉड पर टॉर्क लगना है, इसके वजन की वजह से जो W की वजह से टॉर्क लगना है, वो हम नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि W की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो इसकी बेहतरी के लिए हम क्या करें, हमको जो वैल्यू नहीं निकालनी आती, हम उसी पॉइंट पर टॉर्क निकाल लेते हैं, क्योंकि वो वाली फोर्स टॉर्क में कंट्रीब्यूट नहीं करेगी। हमको जब अब मैं हिंदी में आपको समझाऊं जो हिंदी भाषी हैं, कि हमको जब आघूर्ण निकालना है, तो आघूर्ण हम हमेशा उस बिंदु के दूरियां लेकर निकालेंगे जिसका मुझे मान नहीं ज्ञात करना, या मुझे नहीं पता। अब मुझे W नहीं पता, नहीं मुझे ज्ञात करना, तो मैं W वह जहां लगा है उस पॉइंट के, उस बिंदु से दूरी लेकर के मैं आघूर्ण लगा सकता हूं। अब देखिए, अगर मैंने लगा दिया 2 - d वाले पॉइंट पर, तो T2
साइन 53, फिर से ध्यान दीजिएगा, T2 साइन 53 इज गोइंग टू हैव क्लॉकवाइज टॉर्क, घड़ी की दिशा में जैसे टॉर्क लगता है, T2 साइन 53 का टॉर्क क्लॉकवाइज होगा, और T1 साइन 37 का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज होगा। और दोनों आघूर्ण, एक उसको घड़ी की दिशा में उड़ रहा है, एक उसका उल्टा चल रहा है, दोनों का बराबर होना चाहिए क्योंकि वो बॉडी अभी इक्विलिब्रियम पे है। आइए अब देखिए इसको, ये देखिए T1 साइन 37 इंटू 2 माइनस डी, 2 माइनस डी क्यों किया गया? आप देखिए W वाले पॉइंट से जहां पर इसका वजन है वहां से इसकी दूरी 2 माइनस डी है, और T2 की दूरी आप देखिए साइन 53 की D है, तो मैंने दोनों आघूर्णों को बराबर कर दिया, मैंने दोनों टॉर्क को बराबर कर दिया है। तो T1 इंटू 3/5 इंटू 2 माइनस डी विल बी T2 इंटू 4/5 इंटू डी। मैंने आपको अभी बताया कि 3, 4, 5 की साइड वाले ट्रायंगल त्रिभुज को हम लिया करते हैं, वो बनाया करता है, तो हमने वैल्यू साइन 37 3/5 3/5 आ गई, साइन 53 4/5 आ गया। इससे मैंने अब नीचे का 5 कैंसिल करके मैंने T1/T2 निकाला, और इसकी वैल्यू 4D/6 माइनस 3D आई, 4D/6 माइनस 3D आई। अब ये किसके बराबर है T1/T2? आप देखिए ऊपर 3/4 हम निकाल चुके हैं। सबसे पहला हमने जो समीकरण या इक्वेशन बनाई वो T1/T2 का बनाया था, उसका मान 3/4 है, 3/4, इसको मैंने 3/4 से बराबर इक्वल कर देना है। जैसी मैंने T/2 की वैल्यू निकाली, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आप देख सकते हैं मेरे D की वैल्यू 0.72 आ गई, D1 का मान 0.72 मीटर आ गया। अब अगर मुझे कहीं पर W पता होता और मुझे उसके ऊपर काम करना पड़ता, तो याद रखिए W के साथ मुझे T1 और T2 पूछा नहीं है उसने, लेकिन यदि मुझे निकालना होता तो मैं W1 प्लस W2 दोनों, मतलब T1 प्लस T2 की जो वर्टिकल वैल्यू है उससे मैं W को निकाल सकता। मतलब T1 साइन 37 प्लस T2 साइन 53, ये दोनों मिलकर W के बराबर होते। मुझे आशा है आपको ये पूरा प्रश्न आराम से समझ आया होगा। ये एनसीईआरटी का 7.7वें अध्याय का 8वां प्रश्न था। इसमें ध्यान से देखिएगा तो हमने किया क्या, हमने आघूर्ण गति को इस्तेमाल किया, आघूर्णन गति को, और उस वजह से आपके पास D की वैल्यू, D का मान ले गया। हमने पूरा टॉर्क W के अबाउट क्यों लिया? हम किसी और जो रॉड का एक साइड या दूसरे साइड उसके अबाउट ले सकते थे, लेकिन क्योंकि वह W मालूम नहीं है, तो W मालूम नहीं, ध्यान रखिए हमने टॉर्क उस पॉइंट के अबाउट निकालना है जो या मुझे मालूम नहीं है या मुझे नहीं निकालना है। बस यही आपको मैंने इस प्रश्न में समझाना था। हाजिर होऊंगा इसके बाद अगले एक और क्वेश्चन को लेकर के। आप रोटेशनल डायनामिक्स के बारे में समझिए, उसको धीरे धीरे करके समझिएगा, आपको समझ आ जाएगा। चलिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। इसको प्रयोग करें, मित्रों को बताएं।